वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई 10वीं मूवी को लेकर आया हूँ, जिसमें अभिषेक बच्चन, यमी गौतम लीडिंग रोल पर है। उसी तरह ये मूवी फ्राइडे को नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई थी। डायरेक्टर भाई साहब ने इस मूवी के थ्रू कॉमेडी के जरिए से एक बहुत ही बेहतरीन सा मैसेज देने की कोशिश की है। मतलब एजुकेशन हमारे बच्चों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये दिखाया गया है, स्पेशली पॉलिटिशियंस के लिए। तो चलिए इन शॉर्ट में मैं आपको इस मूवी की कहानी सुना देता हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार दिखाइए, अगर पुराने हैं तो और प्यार लुटाइए फॉर इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक बंदे को दिखाया जाता है। इसी का नाम है गंगाराम चौधरी, जो हरित प्रदेश का सीएम होता है। गंगाराम कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, सिर्फ 8वीं तक पढ़ा होता है। खैर एक दिन दो बिजनेसमैन गंगाराम के पास आते हैं। गंगाराम से कहने लगते हैं कि हम जिस जगह पर मॉल बनाना चाहते हैं वहाँ पर आपकी गवर्नमेंट स्कूल बनवाना चाहती है। उसी की सिफारिश लेकर ये दोनों गंगाराम के पास आते हैं। गंगाराम कहने लगता है जितनी भी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करो, किसी न किसी के नीचे काम करना ही है। अब मेरा पर्सनल सेक्रेटरी टंडन को ही देख लो, इसने आईएएस की पढ़ाई की है लेकिन मेरे नीचे ही काम करता है, जो मैं कहूँगा वही मानता है। स्कूल बनाने से कोई फायदा नहीं, हम माल ही बनाएंगे, टैक्स के रूप में हमको कुछ फायदा तो होगा। खैर उसके बाद जब गंगाराम बाहर जा रहा होता है, इसके सामने इसकी बीवी बिमला देवी आती है, इसकी आरती उतारती है और इससे पूछने लगती है कि आप खाना खाकर जाओगे, और वो भी धीमी आवाज से डरते डरते हुए। गंगाराम बिमला से कहने लगता है अरे मैंने तुमको कितनी बार कहा थोड़ा ऊंचा बोला करो, तुम सीएम की बीवी हो। इस तरह से हमेशा इसको ताने देते रहता है। उसके बाद जब गंगाराम और टंडन ये दोनों कार में जा रहे होते हैं, टंडन एक वीडियो दिखाकर गंगाराम से कहने लगता है कि सर ये लेडी पुलिस ऑफिसर हमारे पार्टी वालों को बहुत मार पीटती रहती है, नाक में दम करके रखा है ये। सो गंगाराम उस लेडी पुलिस ऑफिसर का चेहरा ना देखते हुए टंडन से ये कहने लगता है कि फौरन इसका ट्रांसफर निकलवा दो, पेपर सामने रखो, मैं साइन कर दूंगा। और एक्चुअली आज फिलहाल गंगाराम कोर्ट को जा रहा है, क्योंकि गंगाराम के ऊपर काफी सारे घोटाले के केस लग चुके होते हैं। उसी की आज कोर्ट में सुनवाई है। गंगाराम मीडिया के सामने आकर कहने लगता है कि मैं दूध का धुला हूँ। जब कोर्ट के अंदर जाता है तो जज सेक्शंस के नाम गिनने लगता है ऊपर से नीचे तक। मतलब गंगाराम ने इतने सारे स्कैम्स कर चुका होता है एजुकेशन सिस्टम में भी। सो जज इसके लिए एक सेपरेट कमेटी को तैयार करता है, और जब तक इन सारे स्कैम्स की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक गंगाराम को कस्टडी में रहना होगा। ये जज फैसला सुनाता है। यही खबर सारे मीडिया में फैल जाती है। कोर्ट से बाहर आने के बाद गंगाराम बिमला को कॉल करके यही बात बताने लगता है कि बिमला अब तुम मेरी कुर्सी संभालो, आज के बाद तुम ही हरित प्रदेश की सीएम हो। अब बेचारी बिमला को गाय संभालने आता है, कुर्सी कहाँ से संभालेगी, लेकिन इसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। सो सारे पार्टी मेंबर्स बिमला देवी को सीएम की सीट पर बिठा देते हैं। इस तरफ गंगाराम जेल में एंट्री देता है। इस जेल में सतपाल नाम का एक पुलिस ऑफिसर होता है, जो गंगाराम को बहुत पूछते रहता है, सम काइंड ऑफ अंधभक्त। गंगाराम को प्रिजन में रखने के बजाय गंगाराम को एक आलीशान कमरा दिखाता है, एसी कमरा, और उसी के साथ साथ एक फोन, लैपटॉप, टीवी, बाहर का खाना, सब कुछ एक मेहमान की तरह ट्रीट करते रहता है। इस तरफ बिमला देवी अपना सीएम होने का प्रमाण स्वीकार करने लगती है। अब बेचारी को हिंदी भी नहीं आती, अपनी टूटी फूटी हिंदी से प्रमाण स्वीकार करने लगती है। और जब पार्लियामेंट में आती है बेचारी घोड़े बेचकर सोती रहती है। अपोजिशन पार्टी वाले बिमला देवी का मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये गाय संभालने वाली औरत कुर्सी क्या संभालेगी। अब मीडिया वालों को तो ऐसे ही खबरों का इंतजार होता है। बिमला देवी और गंगाराम के धज्जियां उड़ाने लगते हैं। इस तरफ जेल में घंटी नाम का एक बंदा गंगाराम से आ मिलता है, गंगाराम से दोस्ती करने लगता है। एक्चुअली घंटी एक चोर होता है, इसने तकरीबन 4000 से भी ऊपर साइकिलों को चुराया, और उसी तरह उस जेल में जो कोई भी है उनके बारे में गंगाराम को बताते रहता है। सो पहले नंबर पर होता है प्रेम नाम का एक बंदा। प्रेम ने दूसरी जाति लड़की से प्यार किया। सो दूसरी कैस्ट वाले प्रेम पर झूठा इल्जाम लगाकर इसको जेल भेज दिया, और प्रेम ने जिस लड़की से प्यार किया था वो लड़की गंगाराम की कैस्ट की होती है। यह सुनने के बाद गंगाराम प्रेम से कहने लगता है तो बेटा अब तुम उस लड़की को भूल ही जाओ, वरना तुम्हारी जान तो जाएगी जाएगी। उसके बाद घंटी गंगाराम को ईमानदार नाम के एक बंदे के पास लाता है। ईमानदार एक सिविल इंजीनियर होता है, बिना घूस लिए बहुत ही सिंसियर से अपना जॉब कर रहा था, लेकिन इसके ऊपर भी झूठा इल्जाम लगाकर इसको भी जेल भेज दिया। इस तरह से ऑलमोस्ट उस जेल में गंगाराम और उसकी पार्टी से नुकसान हुए काफी सारे लोग होते हैं। खर्च के बाद गंगाराम बिमला से वीडियो कॉल में बात करने लगता है, उसे राजनीति सिखाने लगता है। धीरे धीरे बिमला अपना स्पीच इम्प्रूवमेंट करने लगती है, पार्लियामेंट में अपनी पार्टी में आवाज उठाने लगती है। देखते ही देखते बिमला इस पोजीशन को एंजॉय करने लगती है। धीरे धीरे इसको पॉलिटिक्स समझ में आने लगती है। खैर एक दिन जब गंगाराम सो रहा होता है,
सतपाल गंगाराम को उसकी नींद से जगाकर ये कहने लगता है कि सर आज जेल में एक नई सुपरिटेंडेंट आई है, आप फौरन फ्रेशअप होकर बाहर आ जाइए। बाहर ज्योति नाम की एक नई सुपरिटेंडेंट इस जेल को आती है। सारे कैदियों को लाइन में खड़ा कर अपना अपना स्पीच देने लगती है, लेकिन गंगाराम लेट से आता है। बेचारे गंगाराम को भी उसी लाइन में खड़ा देती है। खैर अब तक गंगाराम को सतपाल बाहर से खाना लाके देता था, लेकिन ज्योति आने के बाद गंगाराम को उसी जेल का खाना खिलाने लगती है। ये खाना देखकर गंगाराम उस खाने को नीचे फेंक देता है, कहने लगता है कि ये खाना हमारे घर के जानवर भी नहीं खाते। ज्योति फौरन गंगाराम के पास आती है, रजिस्टर में गंगाराम को साइन करने के लिए कहती है। तो गंगाराम 4 छोटी डंडी, एक बड़ी डंडी, एक फुल स्टॉप लगाकर अपनी लाजवाब साइन करता है। ये साइन देखकर ज्योति पहचान लेती है। गंगाराम से कहने लगती है कि इस साइन को मैंने अपने ट्रांसफर ऑर्डर में देखा था। रिसेंटली आप ही ने मेरा ट्रांसफर करवाया था और लकीली मैं यहाँ पर आई और आपकी बदकिस्मती आप भी यहाँ पर आए। उसके बाद ज्योति गंगाराम को काम करने के लिए कहती है। अब गंगाराम ने 8वीं तक पढ़ी होती है, सो इसके हिसाब से पौधों को पानी डालना, टॉयलेट साफ करना, बर्तन साफ करना ये काम होते हैं, या तो फिर फाइनली कुर्सियाँ बनाना। सो गंगाराम उस काम को करने के लिए कहती है। इस तरफ बिमला देवी सीएम की कुर्सी पाकर अपना स्टाइल ही बदल देती है। कल तक ये लोगों से धीमे से बात कर रही थी और आज देवी गालियों पर उतर आई। इस तरफ ज्योति गंगाराम को एसी रूम से निकालकर आम प्रिजन में डाल देती है। दूसरे दिन गंगाराम अपनी वाइफ बिमला को अपने पास बुलाता है और उससे कहने लगता है कि तुम फौरन ज्योति का ट्रांसफर करवा दो, वो मुझे यहाँ पर बहुत तंग कर रही है। अब बिमला को ऐसे ही मौके की एक तलाश होती है। इसने बहुत बार गंगाराम से गालियाँ खा चुकी थी। गंगाराम से कहने लगती है अजी ट्रांसफर तो करवा दूंगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन हाल ही में आप ही ने तो इस लड़की का यहाँ पर ट्रांसफर करवाया। अगर मैंने इस लड़की का दोबारा ट्रांसफर किया तो आपके ऑर्डर को झुठलाना होगा और अपोजिशन पार्टी वाले इस बात का पतंगड़ बनाएंगे। कुछ दिन जाने दीजिए, मैं कुछ करती हूँ, आप फिक्र मत करो। ऐसा कहकर एक चमकाती हुई स्माइल देकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद गंगाराम बीमार होने का नाटक करने लगता है क्योंकि इसको काम करना पसंद नहीं, लेकिन ज्योति इसके प्लान पर पानी फेर देती है। इसी दरमियान में जब एक दिन गंगाराम घंटी से बात कर रहा होता है बिना कामकाज किए, तभी गंगाराम कुछ लोगों को देखता है जो अपने हाथ में किताब लेकर लाइब्रेरी जाते रहते हैं। घंटी से पूछने लगता है कि वो लोग क्यों काम नहीं कर रहे, वो लोग कौन है। घंटी बताने लगता है कि साहब वो लोग तो लाइब्रेरी जा रहे हैं, वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जेल में रहते हुए ही वो लोग पढ़ाई कर कर अपना एग्जाम देते हैं। सो वो लोग दिन भर पढ़ाई करते रहते हैं, उनको काम करने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद गंगाराम फौरन अपने भाई को कॉल करके इसके बेल के बारे में जज से बात करने के लिए कहता है। दूसरे दिन गंगाराम का भाई उस जज से मिलकर कुछ रिश्वत देते हुए गंगाराम की बेल करवाने के लिए कहता है। मतलब जज के सामने काफी सारे ऑफर्स रखता है, लेकिन वो जज गंगाराम का बेल ठुकरा देता है, रिजेक्ट कर देता है। ये जान लेने के बाद गंगाराम ज्योति के पास आकर कहने लगता है कि मैडम जी हमेशा से ही मेरी माँ की ये ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छा बड़ा आदमी बनूं, लेकिन विरासत में पॉलिटिक्स आ गई, टाइम नहीं मिला, तो अब मैं मेरी माँ की ख्वाहिश पूरी करने का सोच रहा हूँ। मैं भी 10वीं पढ़ूंगा, एग्जाम लिखूंगा। मतलब गंगाराम काम से बचने के लिए ये डिसीजन लेता है। हालांकि ज्योति को ऑलरेडी पता होती है कि गंगाराम ने ये बात क्यों कही, लेकिन फिर भी ज्योति गंगाराम को परमिशन दे देती है। उसके बाद गंगाराम लाइब्रेरी आता है, कुछ किताबों को पढ़ना शुरू करता है। इस तरफ बिमला देवी अपनी खुद की स्टैचू बनवाने की तैयारी करती रहती है। बिमला अपनी स्टैचू हरित प्रदेश के जगह जगह पर लगाना चाहती है। इस तरफ गंगाराम पढ़ाई के नाम पर लाइब्रेरी आकर सोता रहता है। एक दिन ये चीज ज्योति देख लेती है, गंगाराम को वार्न करने लगती है अगर दोबारा आप सोएंगे तो आप दूसरों की तरह काम करना पड़ेगा, या तो पढ़ाई करो या तो काम। खैर उसी रात गंगाराम को नींद नहीं आ रही होती क्योंकि ये तो प्रिजन में है। सो नींद आने के लिए गंगाराम हिस्ट्री की किताब को ओपन करता है। मतलब नींद आने की यही इसकी दवाई होती है। लेकिन धीरे धीरे गंगाराम को ये हिस्ट्री की किताब बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगती है। बिना सोए उस किताब को कंटिन्यू करने लगता है और ऐसी हिस्ट्री पढ़ते हुए गंगाराम अपने आप को उसी हिस्ट्री में इमेजिनेशन करते रहता है, जैसे एक गांधी जी के साथ मिलकर अंग्रेजों को भगाने की कोशिश कर रहा है, कभी भगत सिंह के साथ, कभी किसी और के साथ। तो इस तरह से ये सारी हिस्ट्री गंगाराम के दिमाग में घुस जाती है। बेफिजूले में गंगाराम नारे लगाते रहता है कि हमारे देश छोड़कर जाओ, इनकलाब जिंदाबाद। अब ये चीज बिमला देवी को पता चल जाती है। बिमला दोबारा गंगाराम के पास आकर कहने लगती है कि अगर आपको काम नहीं करना
तो आप पागल होने का नाटक करिए, बहुत बड़ी हॉस्पिटल में आपका ट्रीटमेंट भी होगा। सो गंगाराम अपनी वाइफ की बातें मानकर और थोड़ा ओवर रिएक्ट करने लगता है। ज्योति डॉक्टर्स को बुलाकर गंगाराम को दिखाने लगती है। गंगाराम की हालत देखकर डॉक्टर्स भी यही कहने लगते हैं कि इसका दिमाग सटक गया, लेकिन ज्योति अपने दिमाग का इस्तेमाल करके गंगाराम का दिमाग ठिकाने पर ले आती है। ये प्रूव कर देती है कि गंगाराम नाटक कर रहा है। उसके बाद गंगाराम ज्योति पर गुस्सा होने लगता है, लेकिन ज्योति गंगाराम को समझाने लगती है कि तुमको इतना भी नहीं पता कि जो लोग पागल बंदा होता है उसको पॉलिटिक्स में सीट नहीं मिलती। ये बात तुम्हारी वाइफ को पता है। तब जाके गंगाराम को समझ में आता है कि बिमला गंगाराम का इस्तेमाल कर रही थी सीट से हटाने का, लेकिन इसके बावजूद भी गंगाराम ज्योति पर चीखने चिल्लाने लगता है, क्योंकि ज्योति गंगाराम को आम कैदियों की तरह देख रही है। गंगाराम ज्योति को ट्रांसफर करवाने की धमकी देता है। इस तरह से जब ये जोर से चीखने लगता है तो इसको हार्ट अटैक आता है। गंगाराम वहीं पर नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी ज्योति गंगाराम को सीपीआर देकर गंगाराम को हॉस्पिटल पहुंचाती है। सीपीआर मतलब माउथ टू माउथ एयर देना। सो अब ये चीज बिमला देवी को पता चल जाती है। बिमला अपने हस्बैंड को देखने के लिए हॉस्पिटल आती है। गंगाराम को ऐसी हालत में देखकर बिमला इसका मजाक उड़ाने लगती है। इसका डायलॉग इसी पर ठोकने लगती है कि आप एक सीएम के हस्बैंड हो, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। बिमला की बातें सुनने के बाद ज्योति गंगाराम पर हंसने लगती है। गंगाराम से कहने लगती है कि आज के बाद से आपका कोई नाटक नहीं चलेगा। जब आप जेल वापस आओगे घंटे के साथ मिलकर कुर्सी बनाने के काम में लग जाइए। ये एजुकेशन आपकी बस की नहीं है। गंगाराम को बहुत गुस्सा आता है। ज्योति से कहने लगता है, नहीं मैं पढ़ूंगा, मैं 10वीं के एग्जाम्स लिखकर पास होऊंगा और पास होने के बाद ही मैं सीएम बनूंगा। 10वीं में मैं फेल हुआ तो मैं सीएम नहीं बनूंगा। इस तरह से ज्योति को एक चैलेंज देता है। बाहर आने के बाद ज्योति सतपाल से यही कहने लगती है कि अगर गंगाराम फेल हो गया तो पब्लिक के लिए ठीक है, क्योंकि ये सीएम नहीं बनेगा। अगर पास हो गया तो कुछ न कुछ तो सीखकर सीट पर बैठेगा, पब्लिक के लिए भलाई के काम करेगा। सो इधर भी फायदा और उधर भी फायदा। उसके बाद गंगाराम का ये चैलेंज मीडिया में लीक हो जाती है और लीक करने वाला और कोई नहीं सतपाल होता है कि गंगाराम चौधरी 10वीं की परीक्षा देने वाले हैं। अगर पास होंगे तभी वो सीएम की सीट पर बैठेंगे, वरना नहीं। इस तरह से मीडिया में डिबेट चलते रहते हैं। ये खबर सुनने के बाद बिमला और खुश होने लगती है, क्योंकि गंगाराम को पढ़ाई का नामो निशान तक नहीं आता। गंगाराम कैसे भी फेल होने वाला है, सीएम की सीट बिमला की ही है। इस तरफ गंगाराम उस जेल की कैदियों को कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं ये जानकर उन कैदियों से पढ़ने लगता है। जैसे घंटे को मैथमेटिक्स आती रहती है, सो घंटे भी गंगाराम को नॉर्मल से समझाने के बजाय कुछ अलग ही लेवल में गंगाराम को मैथमेटिक्स सिखाते रहता है। और इसी तरह ईमानदार को केमिस्ट्री फिजिक्स आती है। गंगाराम ईमानदार से वो सब्जेक्ट सीखने लगता है। और इसी तरह लाइब्रेरियन से इंग्लिश। और सच में भाई साहब ये सीन्स बहुत ही कॉमेडी वाले होते हैं। इस तरह बाहर बिमला देखते ही देखते किसी सेंटर पर अपने स्टैचू खड़ा देती है और ये खुद अपने स्टैचू का उद्घाटन करती है। बिमला की यही कोशिश रहती है कि गंगाराम दोबारा सीएम की सीट पर ना बैठे। खैर गंगाराम को बहुत सारे सब्जेक्ट समझ आते रहते हैं, लेकिन सिवाय एक हिंदी लैंग्वेज के। बेचारे गंगाराम को हिंदी वर्सी लिखना नहीं आता। गंगाराम यही बात घंटी और ईमानदार को आके बताता है। ईमानदार कहने लगता है कि अब तो आपकी प्रेम ही हेल्प करेगा, वही प्रेम जो अदर कैस्ट की लड़की से प्यार किया था। लेकिन यहाँ पर बात ये होती है कि आज प्रेम जेल से छूटने वाला है, क्योंकि प्रेम पर जो कुछ भी इल्जाम लगाए थे वो सारे के सारे झूठ साबित हो चुके हैं। कोर्ट प्रेम को बेल दे देती है, लेकिन बेचारा प्रेम जेल से बाहर नहीं जाना चाहता, क्योंकि अगर ये बाहर गया तो इसके गर्लफ्रेंड के लोग इसको मार देंगे। उसके बाद जब गंगाराम प्रेम को देखता है तो उसके गले लग जाता है, उसे हेल्प करने के लिए कहता है। लेकिन ज्योति जो कुछ भी है वो गंगाराम को बताने लगती है कि प्रेम जेल में नहीं रह सकता, उसी तरह से जेल के बाहर भी नहीं रह सकता। इसका बेड़ा पार करने वाले आप ही हो। सो अब तक गंगाराम कैस्ट फीलिंग में जी रहा था, लेकिन थोड़ी बहुत पढ़ाई करने पर गंगाराम को उसकी अकल ठिकाने पे आती है। दूसरे दिन गंगाराम प्रेम और उसकी प्रेमिका को जेल में बुलाकर उन दोनों की शादी करवा देता है और चोरी चुपके पीछे के रास्ते से उन दोनों को कहीं पर भेज देता है, ताकि प्रेमिका के लोग इन दोनों को ना मारे। उसके बाद एक दिन बिमला गंगाराम से मुलाकात करने के लिए उसके पास आती है। पूछने लगती है कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। गंगाराम कहने लगता है सारे सब्जेक्ट तो ठीक है, लेकिन हमारी हिंदी थोड़ी अच्छी नहीं है, उसी की कोशिश में लगे हैं। अब प्रेम तो जेल से चला गया जो इसको हिंदी आती थी। सो गंगाराम ज्योति से ही रिक्वेस्ट करने लगता है कि इसको हिंदी सिखाए। सो ज्योति भी अपने स्टाइल से गंगाराम को हिंदी सिखाने लगती है। इसी दरमियान में बिमला देवी एक और कांड कर देती है। ईमानदार को साइंस फिजिक्स अच्छी तरह से आती रहती है। सो बिमला ईमानदार को उसकी बेल दिलवाकर उसे जेल से रिहा करवा देती है, ताकि ईमानदार गंगाराम को साइंस ना सिखा पाए।
तभी इसी दरमियान में कोर्ट ने जिस कमेटी को असाइन किया था उसकी रिपोर्ट्स आ जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चलती है कि उन सारे घोटाले में गंगाराम का कुछ भी हाथ नहीं। सारा का सारा स्कैम करने वाले गंगाराम के मिनिस्टर्स और उसका पीएस टंडन होता है। टंडन ने कुछ पेपर्स पर गंगाराम के साइन लेकर ये कांड कर दिया था, क्योंकि बेचारे गंगाराम को पढ़ाई का पी तक नहीं आता था। ये खबर सुनने के बाद बिमला के होश ही उड़ जाते हैं। सोचने लगती है कि गंगाराम दोबारा सीएम बनेगा, बिमला दोबारा गायों के पास जाना पड़ेगा। सो इसीलिए बिमला 10th परीक्षा में जो एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम्स में पहला पेपर हिंदी का ही रखती है, क्योंकि गंगाराम को हिंदी नहीं आती। जब गंगाराम 10th क्लास के एग्जाम के टाइम टेबल्स देखता है इसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि पहले नंबर पर हिंदी होती है। बेचारे गंगाराम को एग्जाम फीवर भी हो जाती है, लेकिन ज्योति गंगाराम को हौसला देने लगती है। इस तरह से गंगाराम धीरे धीरे अपनी 10वीं की परीक्षाएं अटेंड करते रहता है। हरित प्रदेश के मीडिया में भी यही हॉट टॉपिक होती है, क्या गंगाराम 10वीं पास करेगा या फेल होगा। मीडिया वाले डिबेट पे डिबेट करते रहते हैं। खैर अपने एग्जाम्स लिखने के बाद गंगाराम बेल पर बाहर आता है, क्योंकि उन सारे स्कैम्स में गंगाराम का हाथ नहीं। गंगाराम फौरन अपनी पार्टी ऑफिस आता है बिमला के पास, लेकिन तब तक बिमला अपने सारे एमएलएस को अपने तरफ कर चुकी होती है। एक भी बंदा गंगाराम की साइड में नहीं होता। बिमला सीएम की सीट गंगाराम को नहीं देती। सो गंगाराम अपोजिशन पार्टी के लीडर से जा मिलता है कि गवर्नमेंट में काफी सारे लोग करप्टेड है, मेरे पीठ पीछे वो लोग स्कैम किया, मैं आपके साथ मिलकर आने वाले इलेक्शंस में लड़ना चाहता हूँ। सो ये सुनने के बाद अपोजिशन पार्टी का लीडर गंगाराम को अपनी पार्टी में स्वागत करता है, उससे हाथ मिला लेता है। उसके बाद गंगाराम प्रचार करना शुरू कर देता है और गंगाराम के हर एक स्पीच में एजुकेशन सिस्टम के बारे में ही होता है। मतलब अगर गंगाराम सीएम बनेगा तो एजुकेशन सिस्टम में काफी सारे बदलाव लाएगा, काफी सारे स्कूल्स ओपन करेगा, हर एक बच्चे को फ्री एजुकेशन देगा, घर घर जाकर हर एक बच्चे को किताबें बांटते रहता है। खैर देखते ही देखते इलेक्शंस आ जाते हैं, इलेक्शंस खत्म भी हो जाते हैं, काउंटिंग शुरू होती रहती है और इसी तरह 10वीं के रिजल्ट्स भी आ चुके होते हैं। जब गंगाराम अपना रिजल्ट देखता है तो गंगाराम 57% से पास हो चुका होता है और इसी तरह गंगाराम इलेक्शंस भी जीत चुका है, ये सीएम बन चुका है। सीएम बनने के बाद गंगाराम अपनी वाइफ बिमला के पास आता है और कहने लगता है कि जिस तरह से आजकल तुम इस कुर्सी का घमंड दिखा रही हो, स्टार्टिंग डेज में मैं भी ऐसा ही था, लेकिन शिक्षा ने मुझे बदल दिया। इस कुर्सी का भूत मेरे सर से उतर गया। तुमने मेरे साथ जो किया इस पर मैं हरगिज गुस्सा नहीं हूँ, क्योंकि उस कुर्सी की लालच ही ऐसी है। इस तरह से गंगाराम अपनी वाइफ को माफ कर देता है और जब प्रमाण स्वीकार की बारी आती है तो गंगाराम अपनी सीएम की पोस्ट उस पार्टी के यंग लड़के को दे देता है और ये खुद एजुकेशन मिनिस्टर का शपथ लेता है, ताकि देश में अच्छे से अच्छे स्कूल्स बने, हर एक बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।